पेरेंट ये कैसे डिसाइड करे कि उनके बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल ज़्यादा सुटेबल है या स्पेशल या इंक्लूसिव स्कूल? पेरेंट्स यूजुअली इस चीज़ों के लिए हमेशा डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली एक मेन स्ट्रीम स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे नॉर्मल स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है। लेकिन अगर बच्चों को माइल्ड इश्यूज है या फिर बॉर्डर लाइन इश्यूज है, लेकिन अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ है तो फिर उन्हें इंक्लूसिव स्कूल की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें सारे रिसोर्सेज जैसे मैंने डिस्कस किया वो सब अवेलेबल। अगर बच्चा सीवियर टू प्रोफाइल में है तो फिर वहाँ पर स्पेशल स्कूल ही बेटर है। What advice would you give to parents who are anxious about whether to take the child to school or not? सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि स्कूल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्कूल बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली एम्पावरमेंट नहीं देता, बच्चों को एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन देता है, एक सोशल स्टेज है बच्चों के लिए स्कूल। तो स्कूल तो आपको बच्चों को डेफिनेटली भेजना है। आपने जैसा भी डिस्कस किया, आप उस हिसाब से थोड़ा स्कूल बच्चे के लिए अच्छा स्कूल प्लान करो और उसे स्कूल जरूर भेजो। डोंट बी एंशियस अबाउट इट कि स्कूल में जाके कुछ करेगा या नहीं करेगा। जब जाएगा तो ग्रेजुअली वो कुछ ना कुछ बेटर सीखेगा। कि जब आप बच्चे को, आपके हिसाब से अब कुछ हद तक बच्चा रेडी हो गया स्कूल में जाने के लिए, तो आप नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं क्या कि बच्चा स्कूल भी जाए और साथ ही साथ जो आप करा रहे हैं तो उसको एटलीस्ट कुछ समय के लिए कंटिन्यू करें आपके थेरेपी सेंटर पे? जी सर, देखिए सबसे पहले तो बच्चे का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी थेरेपिस्ट हैं, सीनियर्स हैं जो बोलते हैं कि अभी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, बट एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस मेरा रहता है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल भी भेजना जरूरी है, बिकॉज ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सिटिंग पेशेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये सारी चीजें स्कूल्स में आती। बट जो कहीं ना कहीं थेरेपेटिक टर्म है, जहाँ पे बच्चे को आप थेरेपीज पे लेके चल रहे हो, वो भी जरूरी है। और जब हमको लगता है कि बच्चा ओवरऑल प्रिपेयर्ड है स्कूलिंग के लिए, तो सडनली थेरेपीज बंद नहीं करना चाहिए, स्लॉट्स कम कर देने चाहिए, ऑल्टरनेट कर देना चाहिए, और इतनी इंटेंस होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में स्पेशल स्टोरीज की तरफ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी स्पेशल पेरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कितना ज़रूरी है हमारे स्पेशल किड्स, खास करके ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूलिंग। अगर ज़रूरत है तो किस लेवल तक ज़रूरत है, हमें किस एज में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, अगर हमें स्कूल भेजना है तो क्यों भेजना है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या हमें स्कूल भेजने के लिए किसी स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है, अगर हम भेजें तो हमें स्कूल का चयन कैसे करना है, क्या हमें उसे एक नॉर्मल स्कूल में भेजना है, स्पेशल स्कूल में भेजना है या एक इंक्लूसिव स्कूल में भेजना है, फिर क्या इसके लिए हमें एक अलग से डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी पड़ेगी ताकि बच्चा जा करके वहाँ सोशलाइज कर सके, क्या इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल थेरेपिस्ट के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें एक स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान। उससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊं। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे। आज का टॉपिक है स्कूल रेडीनेस इन चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। एंड फॉर डिस्कसिंग और आंसरिंग और गेटिंग आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस, we have two of our very prominent guests, I would say, who both come with a combined experience of 25 years. So हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित कुमार, जो कि एक सीनियर न्यूरोपेरेटिक ओटी हैं, साथ ही साथ वो सेंसिटिव हेल्थ केयर के डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं, और आरंभ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर नोएडा के भी फाउंडर और डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं विकास दीप सर, जो कि एक सीनियर स्पेशल एजुकेटर हैं और साथ ही साथ फाउंडर डायरेक्टर है रेनबो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि दिल्ली में है, और आरंभ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो नोएडा में है। सो आप दोनों का सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से, स्पेशल स्टोरीज टीम की तरफ से बहुत 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 स्वागत। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हम दोनों की तरफ से कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। वैसे तो मैं एक बार पहले भी आपसे यहाँ के मिला हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आवर प्लेजर सर। थैंक यू सर कि आपने ये हमें मौका दिया, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं वो आज हम सभी पेरेंट्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज का हमारा जो एजेंडा है वो हम 5 सेक्शन में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे हमारे गेस्ट से, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे कि आखिर स्कूल रेडीनेस होता क्या है। सो अंडरस्टैंडिंग स्कूल रेडीनेस, जो हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर स्कूल रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और थेरेपिस्ट का क्या रोल है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम जनरली सर के साथ भी मिल करके हमने एक क्वेश्चनर बनाया है, जो जनरल पेरेंट के कंसर्न्स होते हैं फ्रॉम स्कूल रेडीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट होगा
advice and conclusion. So without any further ado, let us shift or move to our next or the first section rather, which is introduction. So sir, आप दोनों का combined experience 25 साल का है, which is huge experience I would say. तो सर आपने इस इंडस्ट्री को, इस एरिया को डेवलप होते हुए देखा है, तो आपके हिसाब से सर क्या परिवर्तन आया है इस एरिया में ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स आई वुड से? और मैं इसमें अगर कुछ क्वेश्चन जोड़ सकूं तो क्या चीज़ें आपके हिसाब से सर इम्प्रूव हुई हैं और क्या आपके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिटेरियोरेट हुई हैं? तो विकास जी, इसमें एरिया में क्या है, अगर हम पहले देखें कि जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो पेरेंट्स का सिर्फ कंसर्न होता था कि मेरा बच्चा पढ़े, अकेडमिकली ज़्यादा कंसर्न होता था पेरेंट्स का। लेकिन आज के टाइम पर अवेयरनेस बढ़ी है, पेरेंट्स प्रोएक्टिव हुए हैं, तो उससे पेरेंट्स को समझ आता है कि बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, उसका सोशल स्किल्स, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो पेरेंट्स मोर ओवर अब इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है कि मेरा बच्चा सोशलाइज हो, बच्चे के साथ एंगेज हो, खेले बच्चों के साथ, तो हर एक तरह से उन्हें इन्वॉल्वमेंट चाहिए बच्चे की। अब वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़े, अब उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए वो रेडी हैं। ठीक है, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो ही कैन इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स एज वेल। तो पेरेंट्स बहुत प्रोएक्टिव हुए हैं, और जो चीज़ एक स्पेशल बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, वो उसके अपने एक डिफरेंट एक पर्सनैलिटी होती है, उसके अपने अपने एंथुसियाज्म होते हैं, या आई वुड से कि उसका अपना एक प्रैक्टिस का तरीका होता है। सो अब पेरेंट्स जब प्रोएक्टिव है तो बच्चे के लिए और इजी हो जाता है कि जो बच्चा कर पाएगा हम उस चीज पर उसको गाइड कर पाते हैं, हम पेरेंट्स को भी गाइड कर पाते हैं सिमिलरली। फिर हम लोग कलेक्टिवली उस चीज पर फोकस करते हैं। फिर अब अगर एडवांसमेंट की बात करूं तो अब स्कूल्स की तरफ से बहुत सपोर्ट आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब 2016 में जब हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो इस चीज़ का बहुत अभाव रहता था कि स्कूल्स की तरफ से को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, स्कूल्स बहुत ज़्यादा अवेयर ही नहीं थे। लेकिन अब आज के टाइम पर अगर उन्हें कोई रिपोर्ट भेजते हैं तो उनके क्वेश्चंस आते हैं कि हमें बच्चे के साथ ये डिफिकल्टीज, हम और क्या करें, या बच्चा इन चीज़ों में ज़्यादा बेटर कर रहा है तो आप हमें गाइड करो। तो ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हमारे स्कूल्स के साथ चलता है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप बता रहे हो कि स्कूल की तरफ से वो, जैसे कि आप पिछले 2 डिकेड्स में जो चीज़ हम देख रहे हैं, तो वो स्कूल्स की तरफ बहुत अच्छा शिफ्ट हुआ है। इसमें सर सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स ना एटलीस्ट बच्चे की 5 ईयर 6 ईयर एज का वेट करते थे, क्योंकि उनका था ना कि वो चाचा का, मामा का, वो इतने साल में बोला है। तो ठीक हो और जाएगा। मोस्टली दादी नानी बोलती थी कि ठीक है, बच्चे लेट बोलते हैं, वो लेट ही बोलते हैं। और एक ये भी मिथ रहता है कि बॉयज थोड़ा लेट बोलते हैं। अब उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जो अदर इश्यूज आते हैं, चाहे वो बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज है, बट पेरेंट्स को लगता है कि वो खाली डिलेड लैंग्वेज है, वो ठीक हो जाएगा। और उस सिचुएशन में क्या होता था, बच्चे के जो अदर बिहेवियर्स थे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। जो बच्चे की लर्निंग एज थी ना, वो काफी डिले हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम पहले 5 साल में हो चुका होता है, 90%। बट अब ये क्या होता है, आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे कि पेरेंट्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब सोशल अगर आप देखेंगे, चाहे वो फेसबुक, या फिर अंदर जितने प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उनसे लोगों को अवेयरनेस बहुत जल्दी मिल जाती है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। अगेन अब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। पहले के पेरेंट्स को अगर आप बोलते थे कि आपका बच्चा थोड़ा सा डेवलपमेंट डिलेड है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात, जो उन पेरेंट्स को अवेयर करता था ना, मुझे अभी भी पता है, हमारे स्कूल में कुछ TLMs बनते थे और हमको GLP मिलते थे, ग्रुप लेसन प्लान। तो जब हम पेरेंट्स के घर पे फ्री में जाते थे उनको सिखाने के लिए, तो पेरेंट्स हमसे बात ही नहीं करते थे कि क्यों आप मेरे बच्चे को स्पेशल का टैग दे रहे हो, क्यों आप ये चेकलिस्ट भर रहे हो। बट अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, एक्सेप्टेंस है, और टाइमली थेरेपीज भी स्टार्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे टाइमली इम्प्रूव भी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। यहीं पे कहीं ना कहीं आपके अर्ली इंटरवेंशन का भी रोल बहुत बड़ा आता है। जी सर। आपके हिसाब से सर अभी भी क्या गैप हैं इस एरिया में जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है? आप पर्सनली फील करते हो कि हाँ, हम लोगों को कलेक्टिवली और इस पे थोड़ा काम करना चाहिए? सर एक्चुअली गैप्स अभी काफ़ी सारे हैं। जैसे अवेयरनेस बढ़ी है तो काफ़ी गैप्स फिल भी हुए हैं। जो सिटीज़ में हैं, जो अगर हम टायर 1 टायर 2 की बात करें, तो वहाँ के लोगों में एक्सेप्टेंस आ चुकी है, और कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ भी उसको एक्सेप्ट करती हैं। मैं खुद जब सेशंस लिया करता था 2013-14 में, तो जब भी हम किसी स्पेशल चाइल्ड को लेके पार्क्स में या मॉल्स में जाते थे, तो पेरेंट्स ना बहुत हीन भावना से देखते थे कि कैसा बच्चा है, जिससे कुछ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड होते हैं जिनका विजिबल दिख जाता है। बट अब ऐसा नहीं है। अब है, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, लोग उनकी केयर करते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। तो अब उससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आया, तो पेरेंट्स अब उनको ईजिली बाहर ले जा सकते हैं। पहले वो नहीं था, पहले वो डर था।
उसमें क्या था, पहले बल्कि मैंने ऐसा भी देखा है कि फैमिलीज में भी गैदरिंग में पेरेंट्स बच्चे को लेके नहीं जाते थे। वो झूठ बोलते थे कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा आ नहीं पाएगा। और बट अब बच्चा है, ग्रो भी करेगा, फिजिकली इश्यूज भी आएंगे, बट एक टाइम के बाद पेरेंट्स का फिर एक्सेप्टेंस का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सर मतलब कुछ गैप है अभी? हाँ जी, जो आप जो डिटेरेशन की इसमें बात कर रहे थे या कुछ गैप्स हैं अभी, तो उससे मुझे कुछ चीज़ें फील होती हैं। जैसे अब अवेयरनेस बढ़ी है, तो अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और वो थेरेपी के लिए सर्च कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर इट। बट अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि वहाँ जो भी सेंटर्स हैं, या फिर आई वुड से लैक ऑफ मैन पावर और द लैक ऑफ प्रोफेशनल्स, सो वो ना होने की वजह से सर्विसेज के क्वालिटी इंटैक्ट हो गई है। और हालांकि इसके लिए मोर प्रोफेशनल्स आर वर्किंग, जैसे मेरा और विकास सर का ही कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। सो हम लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हम अप्रोच कर रहे हैं वहाँ के सेंटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो हमारा भी ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। सो अभी हम उसमें क्या करेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट देंगे सबको कि कैसे बच्चा आएगा, क्या असेसमेंट्स हम करेंगे, कैसे हम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देंगे, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए। एक स्टैंडर्डाइजेशन हम लाना चाहते हैं उसमें, और हम उनको डिजिटली यहाँ से कैसे हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज रिमोटली हर जगह हम भी शायद फिजिकली उतना वायबली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ टेक्निक्स उन्हें कैसे सिखा सकते हैं रिमोटली एक्सेस के लिए, जिससे कि डायरेक्टली थोड़ा अप्रोच देना, डायरेक्टली थोड़ा इंटरवेंशन देना वहाँ की टीम के लिए एफिशिएंट हो जाएगा। तो एक जो आप नई डेवलपमेंट देख रहे हो, आपने से बताया कि सर कॉमर्शलाइजेशन भी बहुत लोग करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें गवर्न करने की ज़रूरत है। राइट। दूसरा, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये शिफ्ट आपने पिछले 10 साल में देखा होगा, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होना बच्चों में। तो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से चेंज आया है सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ जितने ये डिजिटल गैजेट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसके वजह से स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया, बच्चों का बढ़ गया, जो कि बहुत हार्मफुल है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेंज है जिस पे हमें कंट्रोल लाने की बहुत आवश्यकता है आज के दिन। राइट। आपने सर क्वालिटी का जिक्र किया, आपके हिसाब से क्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? ओके, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हो गया कि जो हमारे असेसमेंट्स हैं वो बहुत प्रोएक्टिव असेसमेंट्स होने चाहिए, कि डायरेक्टली हम अप्रोच करें कि क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेसिस पर हो। हमारी जो सर्विसेज हैं रिक्वायर्ड सर्विसेज हो और क्वालिटेटिव सेशंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सेशन एक ओटी का सेशन, एक स्पेशल एड का सेशन 45 मिनट्स का होता है, सो 45 मिनट्स का सेशन सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चा आया और हमने कुछ भी करवा दिया। बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम आरंभ में सेंसिटिव हेल्थ केयर में रेनबो में अभी हम जिस चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ही मीनिंगफुल सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपर एक्टिव बच्चा हमारे पास आया, हमें पता है कि अभी बच्चे का भी सिटिंग इंटॉलरेंस है, बच्चा बहुत ही हाई ऑन एक्टिविटी, इट्स लाइक अ मोटर, गोन मोटर। सो हम बच्चे को सबसे पहले वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग से स्टार्ट करते हैं, ताकि बच्चे का हम वेस्टिबुलर रिटेंशन बढ़ाएं, उसका रजिस्ट्रेशन बेटर हो। रजिस्ट्रेशन बेटर होगा तो उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, अटेंशन फोकस बढ़ेगा। उसके बाद ग्रेजुअली हम उसका सिटिंग एक्टिविटीज़ पर मूव करेंगे। हम किसी भी चीज़ को उसको पुश करने के लिए नहीं करेंगे कि नहीं ठीक है अब ज़बरदस्ती इसको बिठाएंगे, उससे सीखेगा। इट्स नॉट द वे। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी पर बेसिस हम थोड़ा सा उन बेसिस पर थोड़ा सा काम करते हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। सो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा क्वालिटी को बेटर रखना है। तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी मेरे बच्चे को लेके जाता हूँ, तो एक तो मुझे लगता है क्वालिटी के हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, ना कि एक जेनरिक ट्रीटमेंट किसी बच्चे के लिए। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके डिलीवरी का इफेक्टिवनेस कितना है वो भी बहुत मायने रखता है। आप उसी चीज़ को कराते जा रहे हो, बच्चे में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपकी खुद की जो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, वो कितना इफेक्टिव है, और आप उसको फ्रिक्वेंटली असेस भी कर रहे हो, 1 महीने में पीरियडिकली, 1.5 महीने में असेस करके फीडबैक दे रहे हो, अपने आप को फाइन ट्यून कर रहे हो कि क्या मुझे कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। ये सारी चीजें भी क्वालिटी में ही आएंगी। और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी में, सबसे मेन भी आता है कि साथ में जो चीजें हम कर रहे हैं हम उसमें पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ, राइट। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे 45 मिनट्स के सेशन से बच्चा ओवरऑल डेवलप नहीं करता है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है कि हमने जो क्राइटेरियाज लिए हुए हैं उसमें हम कितना बेटर दे पा रहे हैं, और पेरेंट्स बाकी टाइम में कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं, तभी कुछ आउटकम निकल के आएगा। तभी आउटकम निकल के आएगा। सो मेरे हिसाब से सर, स्कूल केवल बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता, खासकर हम ऐसे बच्चों की बात करें, ऑटिस्टिक चाइल्ड या जो भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, पढ़ाई तो उसके सेंटर पे भी हो जाएगी, थेरेपी भी करा देंगे, घर पे पेरेंट्स भी करा देंगे। मेरे हिसाब से स्कूल जाने का जो मेन पर्पस होगा वो सोशलाइजेशन होगा, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि एक बच्चे को नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल
आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसको उसी सोसाइटी में जीना है। तो आपको सोशलाइजेशन होना करना बहुत ज़रूरी है, नए फ्रेंड बनाना, उनसे कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें मेरा बच्चा एक्सपेक्ट करेगा स्कूल के थ्रू। तो आपके हिसाब से स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या है? आप बच्चे को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, बताइए सर। सर देखिए, अगर हम बात करते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का, तो अगर थोड़ा सा आप एजुकेशन की हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन को हम ऐसे स्पेशल चाइल्ड के लिए ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते थे कि बच्चा स्कूल में जाता है बट वो दिन भर बैठता है नॉर्मल क्लास में, बट 1 आवर 2 आवर के लिए जाता है स्पेशल क्लासेस के अंदर। बट वो ऑप्शन चेंज नहीं था बिकॉज ऑफ बच्चे को कहीं ना कहीं आप सेपरेटली अलग करते हो। अब वही चीज़ को हमने गवर्नमेंट ने इंक्लूजन में स्टार्ट किया है कि एक ही क्लास में बच्चे स्पेशल चाइल्ड और जो नॉर्मल चाइल्ड है साथ में बैठते हैं। इसमें बहुत अच्छा आपने सुना होगा पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि टीचर्स किसी अच्छे होनहार बच्चे को उस स्पेशल चाइल्ड के साथ बिठाते हैं ताकि उनके साथ बैठ के आप उस बच्चे को सपोर्ट करो। बट कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, वहाँ पे शैडो का आपने सुना होगा कि आप शैडो टीचर भेजना स्टार्ट कीजिए। तो ये वही पॉइंट है लाइक अ पीयर ट्यूटरिंग कि आप एक ऐसे चाइल्ड को अपॉइंट करो जो बच्चे की सपोर्ट करेगा। लाइक टीचर्स ने कमांड किया कि मैथ्स की बुक निकाल के दे दो। अब मल्टीपल बुक्स है, बच्चे को नहीं पता मैथ की बुक्स कौन सी है, तो जो साथ में उसका पीयर ट्यूटर है उसकी बुक्स निकालने में हेल्प करेगा। और जो आपका मेन क्वेश्चन है कि बच्चा स्कूल को हम क्यों भेजते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है सोशलाइजेशन, जो अगेन आपने बोला था कि सबसे पहले अगर मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूं असेंबली टाइम में, वो वेटिंग पेशेंस डेवलप करना कि बच्चे को एटलीस्ट हाफ एन आवर खड़े रहना सीखना है, बैठना सीखना है, अपनी वेट करना सीखना है। उसके बाद अगर बात आता है ड्यूरेशन में क्लासेस टाइम में, तो आई कांटेक्ट सस्टेन करना, टीचर की कमांड का वेट करना, बच्चे बैठते हैं तो वेटिंग पेशेंस डेवलप करना। अगेन आप जाते हो प्ले एरिया में ग्रुप क्लास करना, साथ में इन्वॉल्व होना, ग्रुप टीचिंग करना, अपनी वेटिंग पेशेंस डेवलप करना। अगर कुछ बच्चे साथ में गेम्स खेल रहे हैं तो एटलीस्ट वेटिंग पेशेंस डेवलप करना, टर्न टेकिंग होना। तो स्कूल खाली आपको एडुकेट नहीं करता है, स्कूल आपको सोशलाइज करता है, स्कूल आपका वेटिंग पेशेंस डेवलप करता है, स्कूल में आपका कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन डेवलप होता है। जिस बच्चे को थेरेपीज में हम लेके जाके हम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज पे काम करते हैं, वही बच्चा नॉर्मल चाइल्ड के साथ बैठ के अपने टू वे कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। ट्रू सर। सर इसी में कंटिन्यू करूँगा, स्कूल रेडीनेस एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे का और एक स्पेशल चाइल्ड का डिफरेंट कैसे होता है? अगर हम स्पेशल बच्चे को रेडी कर रहे हैं स्कूलिंग के लिए और वहीं हम एक नॉर्मल बच्चे को रेडी कर रहे हैं स्कूलिंग के लिए, तो सबसे पहले तो जो स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फियर रहता है, क्योंकि कुछ स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे नॉर्मल बच्चे को कुछ स्पेशल चाइल्ड के साथ बैठाया जाता है। बट वहीं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के जो काउंसलर हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, उनको दोनों के पेरेंट्स को बिठा के पीटीएम में उनको समझाना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बच्चे अलग नहीं है, ये बच्चे थोड़ा सा डेवलपमेंट डिलेड हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी सपोर्ट करें लव एंड केयरिंग के लिए, कि उन बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, उनको भी कॉन्फिडेंस, तो हमें पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिलना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अगर पेरेंट्स को आप कॉन्फिडेंस में लोगे तो वही पेरेंट्स अपने नॉर्मल बच्चों को सिखाएंगे कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा इशू, तो बेटा आप उसकी सपोर्ट करना, क्योंकि उसकी मम्मा भी आपकी मम्मा की तरह है, वो भी आपके भाई की तरह है, आपको सपोर्ट करना है। तो उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। और सबसे बड़ी बात है, एक इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और अगेन बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, मैंने खुद देखा है स्कूल्स में जहाँ पे हम कई बार शैडो थेरेपिस्ट भेजते हैं या फिर कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कि कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उस बच्चे ने मेरे बच्चे को हिट कर दिया, उस बच्चे ने मेरे बच्चे को पिंच कर दिया, तो उस रीज़न से वो अगेन एंड अगेन कंप्लेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल चाइल्ड वाले पेरेंट है बहुत वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, वो अगेन एंड अगेन स्कूल चेंज करते हैं, बट इशू आता है। तो इसलिए पेरेंट्स अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल पेरेंट्स हो चाहे वो स्पेशल पेरेंट। सर एक सवाल और भी आपके लिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो स्कूल के लिए रेडी नहीं है? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? सर पॉसिबिलिटी है, अगर वो बच्चा ADHD है, हाइपर एक्टिव है, क्योंकि
मैंने खुद काफ़ी बच्चे ऐसे लिए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों में इशू क्या आता है, एकेडमिक उनका बहुत अच्छा बहुत अच्छा होगा, बट उनका आईक्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो वो स्कूल में ना जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो उसमें ना वो सिटिंग नहीं दे पाते हैं। वो बच्चा उठेगा, वेटिंग नहीं है, वो बच्चा भाग रहा है। बट वहीं पे जब वो बच्चा एक थेरेपी सेंटर जाता है, डेडिकेटली एक थेरेपिस्ट अपॉइंट किया जाता है जो उसको 45 मिनट्स की ड्यूरेशन में प्रॉपर थेरेपी कराता है। वो बच्चा वहाँ पे उठता नहीं है, भागता नहीं है, तो आप बट उसी को अगेन ट्रेन कर जब रहे वो हैं। एक ग्रुप में बैठता है तो वहाँ पे उसका सेटिंग इम्प्रूव नहीं होता। इसके लिए सबसे हमें पहले क्या करना चाहिए, बच्चे को हमें स्मॉल ग्रुप्स में लेना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इसके लिए जो थेरेपी सेंटर्स में या फिर कुछ मोस्टली पेरेंट्स बच्चों के ना ग्रुप सेशन स्टार्ट कराते हैं। तो ग्रुप सेशन कराने का रीजन यही है कि वो बच्चा स्मॉल ग्रुप्स में एडजस्ट होना स्टार्ट करे, फिर वो एक बड़े ग्रुप में बैठना स्कूल वाले एनवायरनमेंट में फिर एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है सर, इनमें से कौन कौन से डोमेन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर मेकिंग अ चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल? मैं कुछ डोमेन्स आपके सामने बताऊंगा। मोटर एंड सेंसरी, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ओके, अगर हम डोमेन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट स्कूल रेडनेस में हमें जो चीज़ें चाहिए, जैसे अभी विकास सर ने थोड़ा सा अपना अपडेट भी दिया था, तो स्कूल रेडनेस के लिए बच्चा स्कूल में बैठने के लिए प्रॉपर्ली रेडी होना चाहिए। तो उसका अटेंशन, उसका सिटिंग टॉलरेंस, उसके मोटर स्किल्स, उसके हर तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए। तो आप जो डोमेन्स की बात कर रहे हैं वो सब डोमेन्स ऑलमोस्ट वहाँ पर बच्चे के साथ अवेलेबल होने चाहिए। जैसे उसके मोटर अगर हम बात करें तो उसका सिटिंग होना चाहिए, उसके फिजिकल डेवलपमेंट्स उसके उस टाइम पर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी जिसका अभी तक सिटिंग ही डेवलप नहीं हुआ है, तो वो स्कूल हम उसको बीच पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिटा के स्कूलिंग करवा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर वॉकिंग नहीं भी होगी, एडेड वॉकिंग होगी या फिर सिटिंग अगर प्रॉपर होगी तो हम बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर हम सेंसरी डोमेन्स की बात करें तो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसका हाई रजिस्ट्रेशन है टुवर्ड्स द सेंसरी स्टिमुलेशन, उसके लिए स्कूल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्कूल में साउंड्स होना, लाइट्स होना, एक इंस्ट्रक्शन होना, उसको ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सिमिलरली इमोशनल डोमेन की बात करें तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट रेगुलेशन होना चाहिए, स्पीच एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट ऑन अदर साइड सारे डोमेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चे को स्कूल के रेडी करने में। जी सर, कुछ अर्ली साइंस जो पेरेंट को या थेरेपिस्ट को ये बताते हो कि हाँ मेरे बच्चे को एक थोड़ी तो मुझे काउंसलिंग की या थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी बिफोर ही और सी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल? तो सबसे पहला तो बच्चे का होता है स्पीच का कंसर्न। अगर बहुत इनिशियली हमें पता चल जाता है कि बच्चा 1 साल का हो गया, किसके बाइलेबल्स नहीं आए हैं, बैबलिंग्स नहीं है, फिर बच्चा 2 साल का हो गया, 2 साल का बच्चा कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करता है, 3 to 4 वर्ड्स, बच्चा वो नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहला स्पीच बहुत जल्दी ही बच्चे को पता चल जाता है। फिर ऑन अदर साइड बच्चे को कॉग्निटिव स्किल्स चलते हैं। जैसे 1.5 साल का बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, वो चीज़ों को समझ पाता है, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो सेकंड डोमेन वहाँ पर ये आ जाती है कि जो पेरेंट्स बच्चे में जज कर सकते हैं कि बच्चा ये चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। Okay. उसके अलावा बच्चे में कुछ हाइपर एक्टिविटी के साइंस कई बार नज़र आ जाते हैं कि एक होता है बच्चा जनरली नोटी तो होता है, बच्चा शरारत करता है, इधर उधर घूमना, लेकिन एक बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल टिक नहीं रहा और साथ में आपकी बात भी नहीं सुन रहा, नेम रिस्पॉन्स है कि नहीं है। फिर उसके बाद बच्चे के कुछ फाइन मोटर स्किल्स अच्छे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पिंचिंग बच्चे की बहुत अर्ली एज में डेवलप हो जाती है। सो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जो वहाँ पर हमें पता चलेंगे। और इसके बियॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन, बच्चे का रोना, हंसना, खेलना, ये सब चीज़ें बच्चे की समझ आती हैं। तो ये सब अर्ली साइंस है। अगर इनमें कोई भी चीज़ लैक हो, सोशल स्किल्स से रिलेटेड कोई चीज़ लैक हो, बच्चे का प्ले डेवलपमेंट में कोई चीज़ लैक हो, बच्चा अपने पीयर ग्रुप में इंगेज होकर नहीं खेल पा रहा, तो ये सब कुछ अर्ली साइंस है जो पेरेंट्स को पता चलता है या फिर अर्ली स्टेज में स्कूल को पता चलता है। बहुत बढ़िया सर। हाउ डू सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज अफेक्ट क्लासरूम पार्टिसिपेशन? यस, जैसा कि सर अभी मैंने बताया आपको, क्लासरूम पार्टिसिपेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिटिंग टॉलरेंस और अटेंशन देना। अगर बच्चे को सेंसरी प्रोसेस से डिफिकल्टीज होगी तो डेफिनेटली बच्चे का ओवर रिस्पॉन्सिव या अंडर रिस्पॉन्सिव नेचर होगा किसी भी सेंसरी स्टिमुलेशन के टूवर्ड्स। और जब उसका ओवर रिस्पॉन्सिव या अंडर रिस्पॉन्सिव एक नेचर होगा उसका किसी भी स्टिमुलस पर, तो बच्चा सडनली एक ओवर स्टिमुलेटिंग रिएक्ट करेगा, तो वो चीज़ें बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाएगा स्कूल एनवायरनमेंट में। सिटिंग इंटॉलरेंस होगा तो बच्चे के लिए डिफ़िकल्टीज होगी। अगर जब ये सब प्रॉब्लम्स होगी तो ऑन अदर साइड बच्चे का अटेंशन स्पैन लैक करेगा, तो वो अटेंशन स्पैन भी नहीं होगा तो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा।
वेरी ट्रू सर। सो इसी के साथ हम अगले सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे हम असेसमेंट और थेरेपिस्ट के रोल की बात करेंगे। तो आपके हिसाब से सर स्कूल रेडीनेस के लिए अर्ली इंटरवेंशन का कितना बड़ा रोल है? सर अर्ली इंटरवेंशन को बहुत बड़ा रोल है, और अब तो खासकर बहुत ज़्यादा ये रोल हो चुका है, बिकॉज ऑफ मैं काफ़ी देखता हूँ कि जैसे हमारे कुछ बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ जनरली पीटीएम में मैं देखता हूँ कि मोस्टली बच्चों का कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि बच्चा अभी बोल नहीं रहा है, या बच्चा बहुत नोटी है, या फिर बच्चा सिटिंग नहीं दे पा रहा है। तो सबसे बड़ा फर्स्ट अर्ली इंटरवेंशन से सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप जल्दी किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट, किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से अगर आप मिलना स्टार्ट करते हैं और टाइमली अगर असेसमेंट कराते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे की जो लर्निंग एज है, उस एज में जिस बच्चे को हम स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सिटिंग आता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वेटिंग पेशेंस। टाइमली असेसमेंट के थ्रू अगर हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, तो हम टाइमली बच्चे को रेडी कर देते हैं स्कूल के लिए। बट अगर वो जो उसकी लर्निंग एज है, अगर वो टाइम थोड़ा डिले हो जाता है, तो सबसे पहला इश्यू आता है कि आपका बच्चा छोटे बच्चों के साथ बैठेगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल आपको अलाउ ही नहीं करेगा। आपके बच्चे की एज है 5 इयर्स, तो स्कूल आपको 5 इयर्स के बच्चों में ही बिठाएगा, लाइक फर्स्ट क्लास में या फिर यूकेजी क्लास में। बट आपके बच्चे का जो लेवल है वो प्रेप वाला है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में एक सोशल एंजाइटी आती है। अब उससे सबसे बड़ा मेजर कंसर्न आता है कि बच्चा स्कूल में ना तो कम्युनिकेशन को बिल्ड कर पाता है, ना ही एजुकेशन को सस्टेन कर पाता है। और टाइमली अर्ली इंटरवेंशन होने से जब टाइमली थेरेपीज स्टार्ट होती हैं, तो बच्चा सारे माइलस्टोन को टाइमली कवर करता है। आप कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। हाँ, आपकी सिटिंग टॉलरेंस भी है, उसमें आपका सोशलाइजेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, इसके साथ साथ इसमें जो बेसिक हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। ट्रू सर। आप ऐसे कौन कौन से असेसमेंट करते हो अपने सेंटर पे जनरली, जो कि आप हेल्प करता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि एक बच्चा स्कूल रेडी है या नहीं है? सर अगर मैं टर्म्स की बात करूं, तो टर्म्स में कुछ चेकलिस्ट होती है, जैसे कार्स है जो छोटे बच्चों में होता है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल्स, ये होते हैं। अगर मैं साथ में बात करूं, तो कुछ टेस्ट हैं जिनको हम मिसिक और आयशा बोलते हैं, आयशा भी बोलते हैं, जो हमारे इंडियन चेकलिस्ट टूल्स हैं। बट छोटे बच्चों में मोस्टली डॉक्टर्स या फिर थेरेपिस्ट बिहेवियरल चेंजेस को देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो बच्चे के इशूज है, थोड़ा सा नोटीनेस हो रहा है, सिटिंग टॉलरेंस अच्छा नहीं हो रहा है, और बच्चा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट डिले कैटेगरी में है। अब वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनको पहले डॉक्टर्स के थ्रू पहले वो असेसमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, देन स्कूल रेडीनेस स्टार्ट करना है, या फिर कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि थोड़ा बच्चे को मुझे लैक लग रहा है, तो टाइमली थेरेपीज स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, क्लियर सर। अगर बच्चे में पता चल गया कि हाँ कुछ तो ही नीड्स सम प्रिपरेशन, तो आप किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हो इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर रेडी फॉर स्कूल? तो सर सबसे पहले हमें जो करना होता है, बच्चे के रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना होता है। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज में बहुत मैं साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, तो कोई भी टीचर सबसे पहले बच्चे को उसके नाम से बुलाएंगे, और अगर बच्चे का नेम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो बच्चा स्कूल में कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। अगेन मैं से एक स्टेप आगे चलता हूँ, उसके बाद आता है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कमांड या शॉर्ट डिस्टेंस कमांड, या हम इसको वन स्टेप कमांड भी बोल देते हैं। लेट से बच्चा स्कूल में है, असेंबली टाइम में है, या फिर अपने क्लासरूम में है। अब टीचर जब नेम कमांड करते हैं, तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का नेम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, अगेन मैं वही बोलूँगा, उसका सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे का ध्यान नहीं है, तो आप कितना उसको नेम रिकॉल करते जाओ, वो नहीं सुनेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चे का नेम रिस्पॉन्स नहीं है, तो स्कूल रेडीनेस का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सर आपसे अगला सवाल होगा कि जो बच्चे ADHD होते हैं, they know the answer but they cannot sit at a particular place, ठीक है? सो ऐसे बच्चों को आप कैसे तैयार करोगे? ओके, तो यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है बच्चों के साथ। ADHD बच्चे एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। अब ADHD में एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि बच्चे एक्सेसिव टॉकेटिव होते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेकिन स्कूल में जाने के लिए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटिंग टॉलरेंस बच्चे का होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो हम थेरापेटिक इंटरवेंशन से बच्चे का थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करके सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाएंगे। और स्कूल के लिए जो हम इनिशियली सजेस्ट करते हैं, हम कुछ मॉडिफाइड चेयर्स होती हैं, जैसे कि हमारी स्विस बॉल होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जिम बॉल टाइप स्विस बॉल होती है, वो एक स्विस बॉल चेयर के अंदर लग जाती है। अच्छा, तो अब उसमें क्या होगा, जब बच्चा बैठेगा तो उसको साथ में बाउंसिंग मिलती रहेगी। एक तो ये चौड़ा हो गया उस बच्चे का मॉडिफिकेशन। उसके अलावा हम स्कूल को गाइड करते हैं कि बच्चे को एक हर शॉर्ट ब्रेक्स मिलने चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद शॉर्ट ब्रेक्स, जो कि उसके मूवमेंट ब्रेक्स हों, या फिर इसको हम सेंसरी ब्रेक्स भी बोलते हैं, जिससे हम बच्चा चाह के थोड़ा सा एक ब्रेक में स्विंग करके आ गया, एक ब्रेक में बच्चा 2 मिनट के लिए गया, बाहर एक राउंड लेके आ गया।
तो इस टाइप के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, और ये चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करती है ग्रेजुएट स्कूल में एंगेज होने के लिए। और जब ये प्रैक्टिस बच्चा करता रहता है, धीरे धीरे उसका सेटिंग टॉलरेंस बढ़ जाता है और बच्चा एज के रेडी साथ रहता अपनी है। चीज़ों को बहुत बेटर कर लेता है। सर अगला सवाल हुआ कि ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे ना ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं, तो ग्रुप्स को अवॉइड करने के लिए आप सर ने एक तरीका बताया कि हम नॉर्मली ग्रुप सेशंस वगैरह कंडक्ट करते हैं इन स्मॉलर ग्रुप्स, और क्या तरकीब हो सकती है उनको ग्रुप में रिसेप्टिव बनाने की? ऑटिस्टिक बच्चे जनरली अलूफ होते हैं, वो खुद में रहना पसंद करते हैं। उनमें एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है लॉस टेंडेंसी, सेल्फ लॉस टेंडेंसी। ओके। सो उनमें बहुत एक कॉमन सिम्टम होता है सेल्फ लॉस टेंडेंसी। अब इस सेल्फ लॉस टेंडेंसी को सबसे पहले हमें ठीक करना होता है, और जिसको हम एक सेंसरी इंटीग्रेशन अप्रोच की वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग से बहुत इजीली कर पाते हैं। ओके। उसके बाद हम उनमें बच्चों में ऐड करते हैं सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, जो Okay. कि एक शॉर्ट ग्रुप से भी स्टार्ट होती है। हम्म। बच्चों की डिफरेंटली एंगेजमेंट की जाती है, और इसी चीज़ से प्रैक्टिस को हम स्कूल की तरफ मूव भी करते हैं। अच्छा। तो ग्रेजुअली बच्चे जब रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं और ग्रुप इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने प्ले डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। और ये जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है वो प्ले डेवलपमेंट से ही कोरिलेट होती है। तो बच्चे को इन शॉर्ट में ये बोलूँगा कि हमें उसको सोशली ट्रेन भी करना है, और साथ में उन्हें खेलना भी सिखाना है बच्चों के साथ। तो जब उनके साथ उनका एक कोऑपरेटिव एंगेजमेंट आ जाएगा बच्चों के साथ, तो वो स्कूल में भी अपना पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट करेंगे और एंगेज होंगे। सर यहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक ज़्यादातर, क्योंकि इसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का और एक स्पेशल एजुकेटर का रोल ज़्यादा है, तो उनसे आप क्या क्या अपेक्षा रख सकते हो, एक एजुकेशनल थेरेपिस्ट से और एक ओटी स्पेशलिस्ट से? ओके, अगर सर मैं बात करूं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की या फिर स्पेशल एजुकेशन की, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अगर मैं बात करूं किसी भी न्यूरोटिपिकल चाइल्ड की, तो सबसे पहले मेजर इशू जो आता है उनका सेंसरी इश्यूज़ के आते हैं। सेकंड वेस्टिबुलर इश्यूज़ आते हैं। इसमें अगर बात करूं तो बच्चा इम्पल्सिव नेचर है, बच्चा हाइपर एक्टिव है। तो ये जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड होगा, बच्चा ठीक से नहीं बैठेगा। स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को बैठना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के वेटिंग पेशेंस को सेटिंग को आपने इम्प्रूव उनको करती है। तैयार किया पहले ताकि वो ऑक्यूपेशनल सुनने को तैयार थेरेपी हो। तैयार करती है कि पहले बच्चा बैठना सीखे, अगेन फिर हम एक स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है। ये बाद में फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेकंड इज स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें फोकस? स्पेशल एजुकेशन में अगर मैं प्राइमरी फोकस की बात करूं, तो सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर का काम है बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना। अब स्पेशल एजुकेटर कहीं ना कहीं एकेडमिक सेशंस को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे पहला होता है कि बच्चा नॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट करे। अब अर्ली एज में हमारा एज ए स्पेशल एजुकेटर सबसे पहला काम है कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशंस पे काम करना, क्योंकि अगर बच्चे को एनवायरनमेंट में चीज़ों को पता ही नहीं होगा, तो वो कम्युनिकेशन सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आइडेंटिफिकेशन पे काम करना, ताकि बच्चा चीज़ों को पहचाने। अगेन उसके बाद जो एकेडमिक हमारे टूल्स आते हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि इसके साथ ही फिर उसकी स्पीच थेरेपी भी स्टार्ट होती है। और एडुकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं एडुकेशन में 3-4 चीज़ें भी सिमिलरली साथ में आती है। जैसे एक बहुत अच्छा है ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसको स्पेशल एजुकेटर ही कराते हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ बच्चे के सोशल एनवायरनमेंट की या फिर आउटिंग एरियाज़ की, तो स्पेशल एजुकेटर ही है जो आउटिंग एरियाज़ में जाके बच्चे के वेटिंग पेशेंस को भी डेवलप करता है, या छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में पार्क में लेके जाना, या फिर आजकल आपने सुना होगा कि पेरेंट्स स्विमिंग पूल, आउटडोर एक्टिविटीज़, बच्चे को स्केट सिखाना। तो इन सारी चीज़ों में स्पेशल एजुकेटर का बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर खुद आउटडोर एरियाज में जाके बच्चे को सपोर्ट करते हैं, ताकि बच्चा लर्न करना टाइमली स्टार्ट करे। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल था सर, आप संक्षेप में इसका जवाब देंगे कि जब आप बच्चे को, आपके हिसाब से अब कुछ हद तक बच्चा रेडी हो गया स्कूल में जाने के लिए, तो आप नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं क्या कि बच्चा स्कूल भी जाए और साथ ही साथ जो आप करा रहे हैं तो उसको एटलीस्ट कुछ समय के लिए कंटिन्यू करें आपके थेरेपी सेंटर पे? जी सर, देखिए सबसे पहले तो बच्चे का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी थेरेपिस्ट हैं, सीनियर्स हैं जो बोलते हैं कि अभी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, बट एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरा रहता है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल भी भेजना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सिटिंग पेशेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये सारी चीज़ें स्कूल्स में आती हैं। बट जो कहीं ना कहीं थेरेपेटिक टर्म है, जहाँ पे बच्चे को आप थेरेपीज पे लेके चल रहे हो, वो भी ज़रूरी है। और जब हमको लगता है कि बच्चा ओवरऑल प्रिपेयर्ड है स्कूलिंग के लिए, तो सडनली थेरेपीज बंद नहीं करना चाहिए, स्लॉट्स कम कर देने चाहिए, ऑल्टरनेट कर देना चाहिए, और इतनी इंटेंस होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वही होता है।
ठीक है सर। अब सर कुछ कॉमन कंसर्न्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो नॉर्मली हमने डिस्कस किया था पहले भी कि पेरेंट नॉर्मली कंसर्न लेके आते हैं आप लोगों के जी पास। जी जी। तो सर आपसे हुआ कि स्कूल चूज़ करने के लिए पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। आप ऐसा स्कूल ज़रूर सेलेक्ट करें जहाँ पर रिसोर्सेज हो, जहाँ पर एक पूरी टीम हो, लाइक स्पेशल एजुकेटर हो, काउंसलर्स हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, तो और ज़्यादा एक एड ऑन पॉइंट है ओके। वहाँ पर, प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक रिसोर्सेज होने चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्कूल में जो ग्रुप साइज़ है वो थोड़ा स्मॉल साइज़ होना चाहिए। ओके। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ रहेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज के टाइम पर देखता हूँ ट्रिगर करती है बच्चों को, एक स्कूल में ट्रैवल टाइम। ओके। सो पेरेंट्स को थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि कोई ऐसा स्कूल हो जो उनके नियर घर बाई के हो। नियर बाय हो। तो ऐसा ना हो कि एक अच्छे ब्रांडेड स्कूल के लिए एक अच्छा स्कूल उनका माइंडसेट हो, उसके लिए बच्चों को वो दिन में 1 डेढ़ 2 घंटे ट्रैवल करवा रहे हैं। बच्चे जितना ट्रैवल करते हैं उतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर अगेन जब उन्हें अपनी थेरेपी में आना है या फिर उन्हें अपने स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है, तो उनको एक फ्रेश माइंड अटेंशन नहीं दे पाते हैं वो। तो ये सब चीज़ों का इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सर पेरेंट ये कैसे डिसाइड करे कि उनके बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल ज़्यादा सुटेबल है या स्पेशल या इंक्लूसिव स्कूल? देखिए, पेरेंट्स यूजुअली इस चीज़ों के लिए हमेशा डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली एक मेन स्ट्रीम स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे नॉर्मल स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है। लेकिन अगर बच्चों को माइल्ड इश्यूज़ हैं या फिर बॉर्डर लाइन इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ है, तो फिर उन्हें इंक्लूसिव स्कूल की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें सारे रिसोर्सेज जैसे मैंने डिस्कस किया वो सब अवेलेबल होंगे। अगर बच्चा सीवियर टू प्रोफाइल में है, सो फिर वहाँ पर स्पेशल स्कूल ही बेटर है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर टीचर का कितना बड़ा रोल है एक क्लास को इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए? बिकॉज उसी क्लास में अगर आपके पास स्पेशल किड भी आता है और एक नॉर्मल चाइल्ड भी आता है तो जहाँ क्लासरूम में जाने के बाद टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। तो उनको किस तरह से इस चीज़ को माहौल को डेवलप करना देखिए, चाहिए? ये चीज़ है ना, टीचर्स बहुत एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि पहले होता था क्लास में 2 वीक बच्चे होते थे, तो टीचर्स उन पर थोड़ा टेंशन देते थे, बीच-बीच में उठा के उनसे क्वेश्चन पूछना। तो ये ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ स्टडीज़ है प्रॉब्लम, उनके लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन जो थोड़े स्पेशल बच्चे हैं, उनको अटेंशन थोड़ा-सा बस मॉडिफाई करके देनी है। जैसे कि उनको अटेंशन देनी है पॉजिटिवली उन्हें गाइड करते हुए कि अच्छा बेटा, आप ये चीज़ को ऐसे लिखो, ओके। आप इस तरीके से समझो। तो थोड़ा-सा टीचर एक अपना पर्सनल अटेंशन थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। एक पीयर टीचरिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि और बच्चों को गाइड करें कि इन बच्चों की थोड़ा इस तरीके से हेल्प करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्हें बहुत डिफरेंट फील ना करवाया जाए। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। स्कूल की तरफ से सपोर्ट आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से टीचर्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती होगी। सो हम लोग इसके लिए कई बार वर्कशॉप्स प्लान करते हैं स्कूल के अच्छा। साथ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम टियर 2 और टियर 3 में ट्रेनिंग दे रहे हैं अदर सेंटर्स को। हाँ। तो ये चीज़ हम बहुत पहले से कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए वर्कशॉप प्लान करना। स्कूल को हम टाइम टू टाइम, जैसा भी स्कूल में कई बार इनवाइट करता है, कई बार हम खुद से स्कूल का प्रपोजल देते हैं कि वी आर रेडी टू कम एट योर प्लेस टू ट्रेन योर टीचर्स। ओके, गॉट इट सर। ऐसे बच्चे जो सर सेंसरी ओवरलोडेड होते हैं या जिनको बिहेवियर चैलेंजेस होता है, ऐसे लोगों को स्कूल कैसे डील करता है ऐसे लोगों के साथ? देखिए, सेंसरी ओवरलोडेड बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल के क्लासरूम एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस करना। जैसा कि मैंने एक चेयर का एग्जांपल दिया था, एक शॉर्ट ब्रेक्स का एग्जांपल दिया था। तो इस तरह की चीज़ें प्लान होनी चाहिए। स्कूल में एक सेंसरी कॉर्नर्स होने चाहिए, कुछ काम एरियाज होने चाहिए, कुछ स्पेशल रूम्स होने चाहिए, ओके। जहाँ पर बच्चा जाके अपने आप को स्टिमुलेशन के लिए थोड़ा सा अपना टाइम दे अपने आप को, एंड ही विल मेक हिमसेल्फ काम डाउन। ओके। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बताया कि पेरेंट्स को ऑन बोर्ड करना, उनके साथ फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं बिटवीन स्कूल एज वेल एज स्पेशल पेरेंट्स? सर एक्चुअली उसमें जैसा सर ने बताया कि सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी टीचर्स स्कूल में काम कर सकते हैं, बट एक टीचर्स को एक सेम क्लास में जहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड भी है वहाँ पे एक नॉर्मल चाइल्ड भी है, पेरेंट्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए, जैसा मैंने देखा है स्कूल्स के अंदर, स्कूल में मोस्टली पीटीएम्स तो मंथली प्लान करते ही हैं, बट ऐसे स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स है ना, टीचर का बहुत ज़्यादा बॉन्ड भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ सिनेरियोज ज़रूर ऐसे आते हैं जहाँ किसी बच्चे ने किसी को पिंच कर दिया, हिट कर दिया, या फिर बच्चा सोशल इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो टीचर्स को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उस स्पेशल जो पेरेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डे टू डे जो भी बच्चा स्कूल में कर रहा है वो उन पेरेंट्स को पता हो और उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर के चेंज कर सके, या फिर जहाँ पर बच्चे की थेरेपी चल रही है एटलीस्ट उनसे उनको consult कर अपडेट दें। कर सके, या फिर वो प्लान
स्कूल में शेयर कर सके, ताकि वो थेरेपिस्ट, हम्म। पेरेंट और स्कूल का एक कोऑर्डिनेशन बन जाए। हम्म। उससे थोड़ा सा पेरेंटिंग में भी अच्छा हो जाता है, स्कूल में भी अच्छा हो जाता है। अच्छा सर, बहुत से पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि या पूछते हैं कि हमें कितनी इन्फॉर्मेशन स्कूल को देनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में। कम, जितने में काम चल जाए क्या उतनी देनी चाहिए? आपको सारी चीज़ें स्कूल को बतानी चाहिए ताकि उस हिसाब से अपने आप को स्कूल तैयार कर सके। देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सच बोलना बहुत अच्छा होता है। तो हम स्कूल को जितना ज़्यादा इन्फॉर्म करेंगे, उतना ही अच्छा वो लोग प्लान करेंगे बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ परेशान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कूल को आप जितना इन्फॉर्म करके चलोगे, दे विल बी रेडी कि बच्चे में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स आएँगे। वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और उसके लिए आपको भी चीज़ें बताएँगे, पेरेंट्स को भी, और हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जिससे कि हमें जिन चीज़ों पर बच्चे के साथ काम करना होगा, वो हम ग्रेजुअली हम करते रहेंगे और बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आते और रहेंगे। पेरेंट्स भी आप स्कूल को भी बताएंगे ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके उस हिसाब से कि इस बच्चे को अगर ये राइट। सिम्टम वो भी दिखते अपने हैं तो मैं ये रिसोर्सेज़, करना है। हाँ, वो भी अपने रिसोर्सेज़ थोड़ा बेटर कर सकें। ठीक है सर। अगर बच्चा रेजिस्ट करता है जो कि नॉर्मली होगा स्कूल जाने के लिए, तो पेरेंट्स को क्या स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए, कोई भी बच्चा स्कूल जाने के लिए इनिशियली रेजिस्ट करता है, तो पेरेंट्स को एक तो ये चीज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा उसकी चीज़ पर इम्पोर्टेंस ना दें, उसको रेजिस्ट करने पर। उसको लेके जाएँ, उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं कि आज हम स्कूल से आएँगे तो हम यहाँ चलेंगे, आज शाम ओके। को हम इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलेंगे, अदरवाइज़ मॉल चलेंगे, शॉपिंग करने चलेंगे, कुछ भी ऐसा। और इनिशियली थोड़ा-सा ऐसा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ उसका स्कूल जाना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब वो स्कूल से आए तो होपफुली इन चीज़ों को फुलफ़िल किया फुलफिल जाए। भी करना लेकिन पेरेंट्स थोड़ा-सा ये कोशिश करें कि बच्चों को उतना ही इन्फॉर्मेशन के लिए बोले जितना वो करेंगे फॉर द डे। है। ओके। वरना बच्चे का ये माइंडसेट हो जाएगा कि पेरेंट्स नहीं करेंगे, सिर्फ बोल रहे हैं। तो बच्चा पॉजिटिवली एंगेज होगा, और जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा, वहाँ उसके फ्रेंड्स बनेंगे, उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो वो बच्चा हैप्पीली फिर स्कूल जाएगा। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, विद दैट हम एक अपने लास्ट सेक्शन में चलते हैं सर, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टू एडवाइस एंड कंक्लूजन। सो ललित सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पेरेंट्स हु आर एंग्शियस अबाउट वेदर टू टेक द चाइल्ड टू स्कूल और नॉट? देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि स्कूल बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्कूल बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली एम्पावरमेंट नहीं देता, बच्चों को एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन देता है, एक सोशल स्टेज है बच्चों के लिए स्कूल। तो स्कूल तो आपको बच्चों को डेफिनेटली भेजना है। आप आपने जैसा भी हमने डिस्कस किया, आप उस हिसाब से थोड़ा स्कूल अच्छे के बच्चे के लिए अच्छा स्कूल प्लान करो और उसे स्कूल ज़रूर भेजो। डोंट बी एंग्शियस अबाउट इट कि स्कूल में जाके कुछ करेगा या नहीं करेगा। जब जाएगा तो ग्रेजुअली वो कुछ ना कुछ बेटर सीखेगा। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, इट्स ऑलवेज गुड टू मेक योर चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल एंड सेंड देम टू स्कूल। या इट इज ऑब्वियसली गुड, और बच्चा जब पीयर ग्रुप इंटरेक्शन में होगा तो वहाँ बहुत चीज़ें सीखेगा, पॉजिटिव बिहेवियर्स में अडॉप्ट करेगा। वन रेडीनेस स्किल एवरी पेरेंट ऑफन ओवरलुक, जो आमूमन पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। सो स्कूल अटेंडेंस से बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सोशल इंटरेक्शन, जो कि मिस कर और जाते हम सबसे ज़्यादा वही मिस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चों को देते हैं गैजेट और बच्चे घर में रह जाते हैं, हैं। और बच्चे भी फिर फ्रिक्वेंटली इस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि बच्चों को हम बाहर लेके जाएं, आउटिंग्स पर रखें और पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करवाएं। पेरेंट्स खुद भी फ़ोन्स को कम यूज़ करें बच्चों के सामने, तो बच्चे भी डेफिनेटली उस चीज़ में कम जाएंगे। तो क्योंकि हम जो थेरेपी सेंटर वगैरह पे कराते हैं वो तो क्रिएटेड इन्वायरमेंट है, बट नेचुरल इन्वायरमेंट तो आपका बाकी जो आपको डे टू डे इंटरेक्शन करना है लोगों से, समाज से, अपने आगे अदर बच्चों से, वो आपको वहीं ज़्यादा पर बड़ा है। एक्सपीरियंस और देखिए क्या है कि जो हमारे पास सेंटर से बच्चे आएंगे वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। करेक्ट। उनके पास एक ओपन स्पेस और ओपन टाइम, अपना खुद का जो सोशल सर्कल है वहाँ पर होगा, तो वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव पीयर इंटरेक्शन, क्योंकि सर ने बताया कि आपको बहुत से स्कूल एक शैडो टीचर के नाम पे एक ऐसे हाई कैलिबर वाले बच्चे को साथ में बिठा देते हैं, बट ही और सी मे नॉट बी रेडी फॉर इट, क्योंकि अगर बच्चा आपका जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो बच्चा भी कितने दिन तक आपके साथ काम करेगा। तो वो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी तरकीब या सजेशन आपके लिए? सर, उसको बढ़ाने के लिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि हम स्कूल को पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल क्या अभी चल रहा है, ताकि स्कूल पहले से ही प्री प्लान हो। स्कूल में जो काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उसका एजुकेशन में या फिर इसमें कई बार टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठा लेते हैं, ओके। ताकि टीचर्स का बच्चे से आई कांटेक्ट contact रेगुलर होता बना रहे। रहे, क्योंकि वही बच्चा थोड़ा सा पीछे होगा तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होगा, इसलिए बच्चे को आगे बिठा लेना। और अगेन अगर मैं पीयर ट्यूटरिंग की बात करूं तो उसमें फिर अगेन वही आता है, एक शैडो टीचर जो कहीं ना कहीं एक स्पेशल एजुकेटर है, बहुत क्वालिफाइड है, ताकि उसको पता है कि इस सिचुएशन में उसे कैसे उसको डील करना है। तो अगर वो पीयर ट्यूटरिंग से काम नहीं बन पा रहा तो कहीं ना कहीं फिर हमको एक शैडो टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। कूल सर। सर एक और भी सवाल आता है, सर लास्ट के 2 सवाल हैं।
अगर बच्चा मेरा रेडी नहीं है आज के दिन, तो क्या हमें एक गैप ईयर लेना चाहिए बीच में जस्ट टू मेक हिम और हर रेडी फॉर स्कूल, या फिर यू थिंक कि नहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, गैप ईयर इज ऑलवेज इट विल डिले द थिंग्स? आपके हिसाब से क्या सही है सर? देखिए, अगर हम मेन स्ट्रीम स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमें गैप ले लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा एटलीस्ट किसी स्कूल में रहना चाहिए, चाहे वो प्रिपरेटरी स्कूल्स में हो या प्ले स्कूल्स में हो या फिर एक जूनियर विंग्स में हो। तो बच्चे का स्कूल में रहना इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ पेरेंट्स को कि आप 1 साल का गैप लो। ओके। आपकी थेरेपी कंटिन्यू रहेंगी, दैट इज गुड, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थेरेपी से डिस्चार्ज हो सकता है। सर ने भी बताया हाँ कि जी। दोनों पैरेलल में चलते रहना चाहिए। हाँ जी, तो वो चीज़ें हमारी चलेंगी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर बच्चा साथ में एक प्रिपरेटरी स्कूल में जाता रहेगा और थेरेपेटिक इंटरवेंशन चलती रहेगी, तो वो अपने मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए और जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है सर। आपके हिसाब से सर, स्कूल लास्ट सवाल है हमारा, कि जब स्कूल जाने लगेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्कूल भेजना इज वर्किंग? हाउ डू यू सी द फर्स्ट 3 और 4 मंथ्स इन द स्कूल? ओके, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ में कोई वर्दीनेस ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा, बच्चे की लर्निंग बेटर होंगी, उसके सोशल स्किल्स बेटर होंगे। तो जब हमें बच्चे की कुछ चीज़ें दिखने लग जाएंगी तो हमें लगेगा कि इट्स वर्दी देम टू सेंड अब ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, बैठने लगा है हाँ लंबे जी। समय तक, अटेंशन स्पैन बढ़ेगा बच्चे का, अटेंटिव होगा, आई कांटेक्ट बढ़ने आई लगे। कांटेक्ट बेटर होगा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखिए थेरापेटिक इंटरवेंशन से पहले ही बेटर हो जाती हैं। हम अगर एग्जैक्टली स्कूल की टर्म से बात करते हैं तो बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं। बच्चा एक पॉजिटिव बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा सीखता है अपने पेयर ग्रुप से, और बच्चे की लर्निंग बेटर हो जाती है। सर कोई लास्ट थॉट सर बिफोर वी कंक्लूड? सर इसमें ना, जैसे हम खुद थेरेपीज़ में देखते हैं, लाइक मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, कि अगर हम जिन बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं अर्ली इंटरवेंशन एज में, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आती है, क्योंकि वो स्कूल से सारी चीज़ें ग्रैस्प कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, सिटिंग है, वेटिंग है, और पीयर ट्यूटरिंग है, और या फिर वो साथ में प्ले ग्रुप एक्टिविटी है। और थेरेपीज़ के साथ साथ जो बच्चे के अदर कंडीशन है, चाहे वो सेंसरी प्रोसेसिंग है, उसमें थेरेपेटिकल टर्म में काम होता है और स्कूल में एक सोशल एरियाज में काम होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के इंटरवेंशन से बच्चा बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूजन में बताना चाहूँगा सबके लिए, हमारे सब व्यूअर्स के लिए। हम हमारे सेंटर्स में आराम CDC नोएडा में, रेनबो सेंटर में और सेंसिटिव हेल्थ केयर में एक स्कूल अटेंडेंस प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो स्कूल अटेंडेंस प्रोग्राम हमारा बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, जहाँ पर हम बच्चे के सेंसरी ओवरलोड से लेकर उसके सिटिंग टॉलरेंस, अटेंशन स्पैन, सोशल एंड पेयर इंटरेक्शन, सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। और फाइनली बच्चा कुछ ही मंथ्स में स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद हम स्कूल के साथ एक कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हुए बच्चे के जो भी इश्यूज आते हैं स्कूल में, उन सब चीज़ों को ग्रेजुअली सॉल्व करते रहते हैं। सो विद दिस प्रोग्राम हम 1 साल में बच्चों को इतना फॉर्मल स्कूल के लिए रेडी कर लेते हैं कि बच्चा आराम से जाके स्कूल में अपनी पढ़ाई कर तो सकता आप है। एक वर्चुअल क्लासरूम सेटअप काइंड ऑफ थिंग भी? नहीं, इट्स नॉट वर्चुअल, इट इज कंप्लीटली ऑन साइट वर्क। ओके, अच्छा, ये हमारे सेंटर्स पर ही चलता है। अच्छा, वंडरफुल सर। ठीक है सर, आप लोग यहाँ पे आए, बहुत 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 धन्यवाद। हमें हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ आपसे जानने का मौका मिला। सो विद दैट आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स एज वेल एज फ्रॉम स्पेशल स्टोरीज सर। और सर विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर endeavors सर। थैंक यू सो मच। We thank you a lot for inviting us here once again, and we wish you all the best। आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप इसको कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, और आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much.